जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को पाकिस्तान से यूरोपियन 4 ऐसे कंट्रीज़ आप लोगों को बताऊंगा जो कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो इजीली आपका वीज़ा लग सकता है। और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जो कि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें, क्योंकि वीज़ा कंसल्टेंसी से रिलेटेड, यूरोप में इमिग्रेशन से रिलेटेड ये सारे सर्विसेज मैं देता हूँ। और इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिल सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आपको पता है कि आजकल हर कोई यही सवाल करता है कि बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि सबको पता है कि बाहर का फ्यूचर है। लोगों को भी पता है कि अगर आप यहाँ पे 40 साल मेहनत करेंगे, बाहर जाके 1 साल मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। और अगर लोगों को पता है कि यहाँ पे जितनी भी मेहनत करो आप अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकते हो। बाहर जाओगे तो 1 साल में अपना, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने 6 नस्लों का ज़िंदगी आप बनवा सकते हैं। तो नाज़रीन, बताते हैं आप लोगों को कि वो कौन सी कंट्री है और आप लोग क्यों इस कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करें। तो आपको पाकिस्तान से ख़ासकर इजीली वीज़ा मिल सकेगा। आपको पता है पाकिस्तान से वीज़ा मिलना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। इजी है, सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले यह है कि लोग आपको बताते नहीं हैं, सही गाइड नहीं करते। जो रिक्वायरमेंट्स होती है एम्बेसी की, तो आप वो रिक्वायरमेंट्स अगर पूरे करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स उनकी समझ में आती है तो आपको वीज़ा मिल सकता है। और रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपका सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट मस्ट है। अब आज ही मेरा किसी क्लाइंट से रब्ता हो गया, तो वो क्लाइंट यही मुझे बता रहा था कि मैंने जब अप्लाई किया है, मेरा इतना ज़बरदस्त पोजीशन है, मैंने कॉन्फ्रेंस इनविटेशन मंगवाया है, लेकिन उसको वीज़ा नहीं मिला है। रीज़न क्या था? जब मैंने उसका पूछा, मैंने कहा आपने टिकट कैसे लगाया? कहता है टिकट मैंने लगाया है, होटल बुकिंग लगाया है, लेकिन वो पेड नहीं था। और मैंने बैंक स्टेटमेंट 10-12 लाख शो करवाया, ठीक है, तो आया वीज़ा, रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उसको यही बोला कि यार आप 12 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपने शो कराया, 12 दिन की आपने ट्रैवल प्लान दिया है, उसमें आपने होटल बुकिंग भी कंफर्म नहीं लगाया, आपने एयर टिकट्स भी कंफर्म नहीं लगाया, आपने इंश्योरेंस भी गलत कंपनी से आपने ली है। तो अब आप बताओ 12 लाख तो आपका इधर गया, तो पीछे आपके अकाउंट में बचता क्या है कि आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे जाओगे, 12 दिन आप गुजारोगे। तो ऐसे वीज़ा मैंने उसको बताया कि अगर मैं भी होता एम्बेसी में तो मैं भी आपको वीज़ा नहीं देता। हालांकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि एम्बेसडर्स यहाँ पे बैठे हुए थे आपको वीज़ा देने के लिए, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हैं। ख़ासकर कुछ कंट्रीज़ में आपको बताता हूँ, जो कि 4 कंट्रीज़ अभी मैंने आपको बताया। नंबर 1 पे आता है स्पेन, नंबर 2 पे आता है नैदरलैंड, नंबर 3 पे आता है स्विट्ज़रलैंड, नंबर 4 पे आता है बेल्जियम, ठीक है। आप बाकी है ऑस्ट्रिया भी, इटली भी है, लेकिन मैं जो आपको इस वक्त 4 कंट्रीज़ बता रहा हूँ वो ये है। अगर आप इनके लिए अप्लाई करते हैं और आप डॉक्यूमेंटेशन पूरे करते हैं, बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन, टैक्स रिटर्न्स और आपका बिजनेस लेटर पैड, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप्स, आपका एनओसी होना ज़रूरी है, पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। लोग पूछते हैं कि क्या सर हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री होता क्या है, ये आज तक मुझे समझ में भी नहीं आया, मैं आप लोगों को समझा भी नहीं पाया। उसका रीज़न यही होता है कि यार आप एक कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री क्या होता है? ट्रैवल हिस्ट्री आप वैसे अगर कहीं पे लोगों को बताते हो कि आप बताते हो मैं इस मुल्क घूमा, उस मुल्क घूमा, अगर आप एक मुल्क में जा रहे हो उसको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से क्या ताल्लुक़ है कि वो आपको पूछेगा भाई आप बताओ कि कौन से मुल्क में गए हो। वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि भाई आप किस पर्पज़ पे जा रहे हो, आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आप जाओगे वापस आओगे कि नहीं आओगे, और आप यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे आप कोई अच्छा शहरी है तो आप टैक्स पेयर है, अगर आप अच्छा शहरी नहीं है तो आप टैक्स पे नहीं करते हैं। तो यहाँ से एक जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जो फाइलर होते हैं, वो आपके किसी किस्म तक की करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। यूरोपियन कंट्रीज ये आपके टैक्स देखते हैं। अगर आपने टैक्स पे किया है तो आप एक अच्छे शहरी, अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो आप एक अच्छे शहरी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग फाइलर बनो, टैक्स पे किया करो, बैंक स्टेटमेंट 12 से 15-20 लाख करो, लेकिन जब भी अप्लाई करोगे किसी ऐसे कंसल्टेंट के साथ करो जो इस
काम को, इस प्रोसेस से गुजरा हो, जो आपके काम को होन करता है, जो आपके लिए जब अप्लाई कर रहा होता है उसको लग रहा हो कि वो अपने लिए काम कर रहा है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट के साथ यही करता हूँ, मैं होन करता हूँ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन खुद बनाता हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग मुझसे अप्लाई करें, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कोई ऐसा कंसल्टेंट है जो मुझसे अच्छा काम करके देगा, आप बेशक उसी के पास जाओ। लेकिन अगर आप लोग मेरे एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ।